अस्सलाम वालेकुम। जी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि प्रूफ ऑफ फंड्स के हवाले से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उसकी आपको जवाब मिल सके। इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, वो ये है कि जी फैमिली साइज़ क्या है। फैमिली साइज़ इस वजह से ज़रूरी है कि जो रिक्वायर्ड फंड्स हैं वो डिपेंड करते हैं फैमिली साइज़ पे। जितना फैमिली साइज़ बड़ा होगा तो उतनी ज़्यादा फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो फैमिली साइज़ इट्स ईज़ी टू कैलकुलेट, आसान है कैलकुलेट करना। जो एप्लीकेंट है वो, उसका स्पाउस और उनके बच्चे, ये कुल मिला के फैमिली साइज़ होता है। यानी कि लेट्स से बंदा है, वो एप्लीकेंट है, उसकी वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं। तो ये फैमिली साइज़ इस केस में 4 होगा, 4। ठीक है? तो उसी के मुताबिक आपने फिर मिनिमम फंड्स अरेंज करने हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बुनियादी और रूट लेवल और फंडामेंटल चीज़ है, जिसको समझने की ज़रूरत है, बिकॉज़ इसी के बुनियाद पे तमाम क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्स और उनके आंसर्स बेस करते हैं। वो ये है कि जो कैनेडियन इमिग्रेशन वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं और एश्योर करना चाहते हैं कि जो आपके जो फंड्स हैं, आपके जो पैसे हैं, वो जेन्युइनली आपके हैं। जेन्युइनली से यहाँ पे मतलब है कि वो नंबर 1, आपने किसी से कर्ज़ नहीं लिए, नंबर 2, वो किसी मैल प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट या इल्लीगल एक्टिविटी या सोर्स से नहीं आए। ठीक है जी, वो ये इनको जेन्युइनली आपके हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं जो सबसे सेंट्रल या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिससे ये सर्टेन करते हैं कि जी ये कि इनकी फाइनेंशियल हालत क्या है और कितने फंड्स इनके पास। वो होता है मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, जो कि दोनों आपका जो कि दोनों आपके जो बैंक होता है वो आपको देते हैं। इसमें ज़्यादा ज़रूरी स्टेटमेंट है बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपके हिस्टोरिकल तमाम रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स होते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बैंक के लेटर हेड पे होने चाहिए। बैंक का जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि उसका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, ये सारे उसपे होने चाहिए। आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर भी ऑफ कोर्स होना चाहिए। अ, इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आईआरसीसी वाले माँगते तो हैं, लेकिन वो अक्सर बैंक्स देते नहीं हैं। वो ये है कि जी वो ये मेंशन करें कि जी कितने आप पे कितना लोन है इसी बैंक का। ठीक है जी। और जो आपने अकाउंट स्टेटमेंट जो आप शेयर किया हुआ है, उसका पिछले 6 महीने का एवरेज वो खुद निकाल के उसी के ऊपर लिख के दे दें आपको। ठीक है? तो ये अगर आप ये अक्सर बैंक्स नहीं देते हैं, अगर तो आप इसको सिक्योर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको एक सैंपल दिखाऊँगा बैंक स्टेटमेंट का। अच्छा जी, ये एक सैंपल स्टेटमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइट टॉप पे जो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड लिखा हुआ है अलॉन्ग विद लोगो, तो ये है सिग्निफाई कर रहा है कि ये उनके लेटर हेड पे है। फिर आप थोड़ा नीचे जाएँगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे उसका नाम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसके अकाउंट नंबर की डिटेल्स हैं। और नीचे आप आएँ तो ये साइन और स्टैम्प भी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसका आपने ख़्याल कर रहा है। और ये नीचे फर्दर लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे अगर आप आएँ पे यहाँ पे इसका फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है जी, वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो मैंने उसको वो नहीं किया हुआ, हाइलाइट नहीं किया हुआ। और इसी तरह आपको मैं ये है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये भी इसी तरह ही है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये लेटर हेड पे है, नीचे साइन स्टैम्प्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अकाउंट टाइटल का मतलब है कि जो जिसके नाम है बेनिफिशियरी, उसका उसका नाम है यहाँ पे अकाउंट नंबर है। और यहाँ पे इवन के नीचे शनाख्ती कार्ड का नंबर भी मौजूद है। तो ये मैंने आपके साथ एज अ सैम्पल ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अ, उसके बाद जी जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी फंड्स कितने अरसे तक फंड्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसमें जो मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन जी फैली हुई है ना कि ये 6 महीने के कम 6 महीने तक वो फंड्स जो हैं, यानी वो कैश वैल्यू जो है वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। ठीक है? और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है ना, कि यानी कि एक बंदा, उसको गाड़ी चाहिए, घर बनाना है, ठीक है, या उसको किसी और फॉर्म में वो एसेट्स रखना चाहता है, लेट्स से गोल्ड की फॉर्म में रखना चाहता है, तो उसका लेट्स से 5-6 साल तक अगर नहीं होता तो वो बाउंड हो जाएगा फिर उसको कैश के फॉर्म में रखने के लिए।
तो ये इस तरह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 6 मंथ के वो स्टेटमेंट माँगते हैं, उसका पर्पज़ ये है कि वो ये जान सके कि जी, उसी पे हम दोबारा आएँगे कि आपके फंड्स जेन्युइन हैं कि जेन्युइन नहीं है, ठीक है? मकसद ये है कि जब आपके पास मौके पे आपके पास अकाउंट में इतने फंड्स मौजूद हों, ताकि जब आप कनाडा जाके लैंड करें तो आप खुद को और अपने फैमिली को का खर्चा उठा सकें। ठीक है जी। तो प्रेफरेबल ये है कि वो फंड्स आपके पास 6 महीने तक आपके अकाउंट में हों, बट इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट। ठीक है। अच्छा, वो असल में वो जज ये करते हैं कि इन केस अगर तो आपने वो फंड्स अपने सैलरी से जमा किए हैं, तो वो जब वो स्टेटमेंट देखें तो दे विल नो कि यार ये इसकी सैलरी से जमा हुआ है। और अगर सिमिलरली अगर वो आपने फंड्स सिक्योर किए हैं किसी गिफ्ट डीड के फॉर्म में, या आपने कोई अपना कोई एसेट सेल किया है, तो वो भी फिर उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, और आपके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स से सेल डीड है या गिफ्ट डीड है, उसके साथ भी वो मैच करेगा, उसकी डेटिंग वगैरह या अमाउंट वगैरह। ठीक है, तो ये इस पर्पज़ के लिए होता है। हाँ, लेकिन आपने शेयर जो अपना स्टेटमेंट आप शेयर करेंगे वो एटलीस्ट 6 मंथ पुराना ही होगा। ठीक है जी, ये दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन ये मस्ट नहीं है कि जी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती है वो 6 महीने तक अकाउंट में पड़ा हो। दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जी अगर जो पैसे हैं वो आपके स्पाउस के अकाउंट पे, यानी कि जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, जो उसका हस्बैंड या वाइफ है उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे केस में प्रेफरेबल ये है कि जॉइंट अकाउंट हो। ये वैलिड है, दिस इज़ पॉसिबल, इस पे कोई इतराज़ नहीं होता उनको। जॉइंट अकाउंट है तो दैट इज़ प्रेफरेबल। और अगर जॉइंट अकाउंट नहीं है तो आपका फिर वो एफिडेविट होगा जिसमें जो स्पाउस है वो स्टैम्प पे रिटन फॉर्म में अथॉरिटी देगा एप्लीकेंट को कि जी ये जो मेरे जितने फंड्स हैं ये आपको एक्सेसिबल है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका मैं फॉर्मेट आपसे आगे शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जी जो फंड्स हैं उसकी करेंसी किस में हो। प्रेफरेबल है कि ये कैनेडियन डॉलर्स में हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है इवेंचुअली वो डॉलर्स की ही, कैनेडियन डॉलर्स की फॉर्म में ही वो खर्च होने हैं। और दूसरी ये वजह भी है कि एक गुड जेस्चर जाता है कि जी आई एम सीरियस अबाउट दिस केस ना। अम, अच्छा, उसमें एक उसके अलावा भी वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स क्या सोचते क्या नहीं सोचते, आपको भी फ़ायदा है। नंबर वन ये कि कोई फ्लक्चुएशन होती है उससे आप बचे रहेंगे। और नंबर टू ये पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी हमेशा से डिवैल्यू ही होती आई है। तो जो आपके फंड्स हैं वो अगर खुदा ना खास्ता कोई रैपिड डिवैल्यूएशन होती है पाकिस्तान रुपीज़ की, तो आप उससे उस ऐसे मसले से भी आप बचे रहेंगे। तो बेहतर ये है कि इसको आप कैनेडियन डॉलर्स में ही आप रखें, और अगर नहीं पॉसिबल नहीं कर सकते तो इसको आप लोकल करेंसी में रख सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, फिर आते हैं जी गिफ्ट डीड पे। बहुत सारे लोगों के पास पैसे रेडली अवेलेबल नहीं होते जो उनकी अपनी मलकियत हो, तो वो ज़ाहिर बात है गिफ्ट डीड लेना चाहते हैं अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों से, कि एज अ गिफ्ट डीड। ठीक है जी, ताकि वो आगे शो कर सके जी हमारे पास पैसे हैं, हमें गिफ्ट किए हैं। गिफ्ट डीड ज़रूरी ये है कि जी गिफ्ट का मतलब ये है कि एक बार आपने गिफ्ट डीड दे दिया, वो पैसे दे दिए, तो वो उसी की मलकियत। ये नहीं है कि बाद में बोले जी मुझसे गलती हो गई, मैं वैसे उसको इमोशनल हो गया, ताकि ये चक्कर ना हो। तो उसके लिए अच्छा, गिफ्ट डीड में प्रेफरेबल ये है कि डोनर आपके जो हैं वो पेरेंट्स हों। ये जो प्रेफरेंस है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है। अ, ठीक है जी। ट्राई योर लेवल बेस्ट दैट द डोनर शुड बी योर पेरेंट, नॉट एनीवन एल्स। और कोई बहुत ही यानी ज़्यादा मजबूरी हो गई है, यानी कि आप ज़मीन आसमान आपने एक कर लिया, लेकिन आपको जी समहाउ आपके जो डोनर है वो पेरेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें फिर ये है कि मैंने फिर उसमें भी फिर प्रेफरेंस है। फिर आप अपने सिबलिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस है सिबलिंग की, मैंने लिखा भी हुआ है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस है फिर सिबलिंग की, सिबलिंग नहीं हो सकता तो फिर आप पेरेंट लॉ को चूज़ करें, और अगर पेरेंट इन लॉ भी नहीं हो सकता तो फिर आप अपने जो स्पाउस है, स्पाउस के सिबलिंग को फिर आप चूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। इसमें यहाँ तक भी केसेस आए हैं कि एक दोस्त ने
वो किया है, गिफ्ट डीड दिया और वो एक्सेप्ट हो गया। ठीक है। सो केसेस आपको दोनों एंड्स के मिल जाएंगे। अ, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जो सिबलिंग ने गिफ्ट दिया हुआ है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो दैट्स वाइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस कि जी अगर आप डोनर आपका पेरेंट ही अ, होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा इसमें जो अच्छा एक और जो सोर्स ऑफ फंड्स है गिफ्ट डीड के अलावा वो ये है कि आपने जो अपना कोई एसेट बेच दिया, तो दैट इज़ फाइन, कंप्लीटली फाइन, लेकिन उसमें भी आप अपना पूरा ट्रेल प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, कि ये मैंने ये एसेट इस तारीख को बेचा, ये मेरे बेचने से पहले की मेरा प्रूफ है इसकी ओनरशिप की, और ये बेचने के बाद जो ट्रांजैक्शन ये उसका प्रूफ है। तो वो सारी आपने फिर डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी। ठीक है जी। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ जो एफिडेविट स्पाउस वाला और गिफ्टेड का फॉर्मेट, और जो सेल ऑफ एसेट का है, वो मैं जी आपसे। अच्छा जी, ये है गिफ्टेड। गिफ्टेड यानी कि जो आपके पेरेंट ने आपको गिफ्टेड दिया। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली सारी आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो पैसे हैं रुपीज़, जितने भी हैं वो 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, वट एवर इट इज़, उसकी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और जो बेनिफिशियरी है डोनी यानी कि आप आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नाम, वालिद का क्या नाम था, रेजिडेंट ऑफ, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और नीचे सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जी मैं आउट ऑफ गुडविल दे रहा हूँ या आउट ऑफ लव दे रहा हूँ, और ये देने के बाद जो है ना, इसको वापस देने की भी एक्सपेक्टेशन ये होगी। ठीक है जी, ये सारा नीचे लिखा हुआ है। तो और फिर आपने ये भी उसमें मेंशन करना है कि किस मीडियम के थ्रू पेमेंट हुई है। इसमें कैश ऑफ कोर्स आप नहीं करेंगे, ऑनलाइन हुई है या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हुई है। तो इधर आप लिख लेंगे थ्रू इंस्ट्रूमेंट या थ्रू ऑनलाइन, और किस अकाउंट से किस अकाउंट पे हुई है। ठीक है जी। और नीचे आपका ये ट्रांजैक्शन डिटेल, यानी कि हर ट्रांजैक्शन की अपनी एक आईडी होती है, तो वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर नीचे डोनर डोनी दोनों के साइन साइन भी होंगे, और थम्स भी होंगे, और साथ में एक विटनेस वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर कर लेंगे। अच्छा उसके बाद है जी, ये है एफिडेविट, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि जी जो मेरा स्पाउस है, वो जो कि एप्लीकेंट है, वो सारे फंड्स यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, ये भी सिंपल है। आपने अपनी इंफॉर्मेशन, जिसके पास फंड्स हैं उसने लिख देना है कि जी मेरा ये नाम है, ये पासपोर्ट नंबर है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, और मैं अपने स्पाउस को एक, और जिसका ये नाम है, ये आईडी कार्ड नंबर है, ये पासपोर्ट है, फलाना फलाना, उसको ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि मेरे जो फंड्स पड़े हुए हैं फ़लाने बैंक में, फ़लाने अकाउंट नंबर में, वो ये इस्तेमाल कर सकता है या कर सकती है। इसमें देखें ये लिखा हुआ है, फॉर इमिग्रेशन पर्पसेज एंड सेटलमेंट इन कनाडा, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द यूजेज ऑफ दिस अकाउंट बाय माई स्पाउस, प्लीज़ नोट दैट आई एम हिज हर अकम्पनिंग स्पाउस। ठीक है जी। और नीचे आप अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दें इन केस उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करना हो। ठीक है जी। अच्छा ये आखिरी फॉर्मेट है, आपने कोई एसेट सेल किया हो ताकि आप फंड्स अरेंज कर लें फॉर योर प्रूफ ऑफ फंड्स। तो ये वैसे व्हीकल का है। ठीक है। अगर कोई और एसेट है तो उसके मुताबिक आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं। तो इसमें दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन दिस डेट के लिए है कि जी फलाने डेट पे एग्रीमेंट बना है, और नीचे जो सेलर है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और साथ में फिर जो परचेजर है उसकी इन्फॉर्मेशन है, जो एसेट है उसकी ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी। और फिर जो कितने रुपए पे बिका है उसकी इन्फॉर्मेशन है, एंड सो ऑन। और एंड में जो जाके है सेलर और परचेजर के साइन और थंब है, और नीचे दो विटनेसेस के साइन और थंब है।
ओके जी, जो प्राइमरी और जो रूटीन क्वेश्चंस हैं वो मैंने आंसर कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा कोई और ऐसे क्वेश्चन है जो मुझसे मिस हो गया है, तो वो आप फिर नीचे कमेंट्स वगैरह में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।